नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछली जो वीडियो थी उस पे मैंने 3 नए कानूनों का ओवरव्यू दिया था और कहा था कि थोड़ा विस्तार से एक एक करके इन तीनों नए कानूनों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज उसी श्रृंखला में मैं पहले जो कानून है, जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। भारत के संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित किया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब नोटिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद यह नोटिफिकेशन के अनुसार भारत में जल्दी ही लागू हो जाएगा। यह समस्त भारत में लागू होगा। थोड़ा सा यदि हम इंडियन पेनल कोड, जिस कोड को यह रिप्लेस करेगा, अर्थात आईपीसी, जिसको भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगी, उसके बारे में थोड़ा सा उसके इतिहास का जिक्र करते हैं। 1834 में लॉर्ड मैकाले को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेयरमैन बनाया था पहले इंडियन लॉ कमीशन का, और उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि भाई यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, कानून है, कोर्ट हैं और जो सारा चीज़ें, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। लॉर्ड मैकाले ने इसके ऊपर काम किया और उसकी जो रिकमेंडेशन थी उनमें एक रिकमेंडेशन इंडियन पेनल कोड बनाने की भी थी, और उसने इंडियन पेनल कोड का ड्राफ्ट तैयार भी किया। वो ड्राफ्ट आता रहा, जाता रहा, परंतु लागू नहीं हुआ और कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। जब 1857 में पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो उसके बाद में, जैसे मैंने पहले बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन सीधा जो इंग्लैंड की महारानी थी, रानी विक्टोरिया, उसके हाथ में चला गया और फिर उसने ये सब कानून बनाए। उनमें से जो इंडियन पेनल कोड लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, ड्राफ्ट उसका रखा हुआ था, उसी को 1860 में अप्रूव कर दिया गया, मान लिया गया, और जब से ये लागू रहा। फिर भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ये कानून चलता रहा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो भी इस कानून को, इंडियन पेनल कोड को अडॉप्ट कर लिया। समय समय पर इस पे कई अमेंडमेंट किए गए, बदलाव किए गए, परिवर्तन किए गए, और करते करते हम 2023 में आ गए। इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी आईपीसी की, इसमें इतनी, अगर मैं कहूँ, चेपियाँ लग चुकी थी कि जैसे एक कोई पुराना कपड़ा हो और कोई बेचारा उस कपड़े को नया ना पहन पाए और जगह जगह से फटता है, ये होता था पहले। अभी तो ऐसा देखने में नहीं आता। तो उसको थेगली बोलते थे, चेपी बोलते थे। उसके ऊपर किसी भी कलर की चेपी लगा देते थे और उसको सिल देते थे, और उस
इस आईपीसी की जो कमीज़ कुर्ता जो भी कहें, उसके ऊपर इतनी थेगली यानी कि चेपी लग चुकी थी कि इसका ओरिजिनल जो स्वभाव है वो ही दिखना बंद हो गया था, और ये बहुत ज़रूरी था कि इसको बदला जाए। और बहुत सारे हमारे लोकल और स्पेशल लॉज भी अलग से बनाए गए। अब इसमें जो है ये सारी चीज़ें, इनका समावेश कर दिया गया है। जो भी चेंज इसमें हो सकते थे वो एक जगह आ गए। अब इसमें नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं, नए जो जुर्म हैं जो समय के साथ ज़रूरी हो गए थे। इतने वर्षों में, 150 वर्षों में कुछ नए ऑफेंस भी आए, साइबर क्राइम भी आया, टेररिज्म भी आया, और भी कई चीज़ें आई, तो उनको ऐड कर दिया गया है। और कई जो वर्तमान कानून की धाराएं हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन किए गए। कई जगह जो पनिशमेंट है उसकी मात्रा, उसका क्वांटम बदल दिया गया है। कई जगह कुछ ऑफेंस ऐसे थे जिसको अब ऑफेंस नहीं रहा, यानी कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया। जैसे कंसेंसुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेम सेक्स एडल्ट, जो 377 आईपीसी की धारा होती थी, ऑफेंस था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था और डिस्कस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इनऑपरेटिव कर दिया था, तो उसको अब हटा दिया। अब वो आईपीसी का हिस्सा, यानी कि नया जो हमारा न्याय संहिता है, जिसको हम बीएनएस कहेंगे, आईपीसी की जगह बीएनएस कहेंगे, भारतीय न्याय संहिता, तो उससे जो सेक्शन 377 आईपीसी में होता था अब वो बीएनएस में नहीं है। ऐसे ही एडल्ट्री का सेक्शन था। शादीशुदा लोग अगर इस तरह के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो 497 आईपीसी का ऑफेंस था, उसमें भी कोर्ट ने अपनी व्यवस्था दी थी, अब वो भी नहीं रहा। ऐसे ही जो खुदकशी करने का इरादा, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 होता था, उसको भी इसमें स्थान नहीं मिला। बीएनएस का वो हिस्सा नहीं है, आईपीसी का हिस्सा था पर इनऑपरेटिव था। फिर समय समय पे बहुत सारे जो लॉ कमीशन थे हमारे, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन, अमेंडमेंट्स दी थी कि भाई आईपीसी में ये बदलाव होने चाहिए। तो ज़्यादातर जो लॉ कमीशन के दिए हुए सजेशन थे, सुझाव थे, उनको भी बीएनएस में शामिल किया गया है। और बीएनएस का एक तो पहले ड्राफ्ट जो है वो संसद में पेश किया, फिर देखा कि काफ़ी उसमें बदलाव हैं, तो फिर भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 के नाम से दिसंबर 12 में 2023 को जो इंट्रोड्यूस किया, उसकी ही मंजूरी अब मिली है। जो पहला था उसको भारत के गृह मंत्री ने विड्रॉ कर लिया था। इसमें नए ऑफेंस आए, पिछले कुछ ऑफेंस हटा दिए, और पेनल्टी जैसा मैंने कहा वो कई जगह बढ़ा दिए। पहला जो आईपीसी था
उसमें 511 कुल धाराएं थी, टोटल धाराएं 511 थी। और अब जो ये नया कानून है यानी कि बीएनएस में जो धाराएं हैं 358 हैं और 53 धाराएं कम कर दी गई, वो जोड़ दी गई हैं या हटा दी गई हैं, इस तरह से कम किया गया है। 20 नए क्राइम जोड़े गए हैं और 33 जो अपराध थे उनमें उनकी जो सज़ा थी उसको बढ़ा दिया गया है। 83 जो अपराध हैं उनमें जो फाइन था, जुर्माना था, उसको बढ़ा दिया, क्योंकि जुर्माना बहुत पुराना था और बहुत ही थोड़ा थोड़ा था, तो उसको कोई उसका असर नहीं होता था। आज जितनी कीमतों में वृद्धि हुई उसके आधार पर देखें तो वो बिल्कुल पिंचिंग नहीं था, वो तो महसूस ही नहीं होता था। तो ऐसे 83 क्राइम में, 83 अपराध की धाराओं में वो जुर्माना बढ़ा दिया गया है। और अनिवार्य मिनिमम न्यूनतम पनिशमेंट यानी कि सज़ा 23 क्राइम्स में, 23 अपराधों में इंट्रोड्यूस की गई है। उससे कम सज़ा दे ही नहीं सकते। और 6 क्राइम में जो नया सज़ा का एक तरीका कम्युनिटी सर्विस जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 6 ऐसे अपराध हैं जिनमें कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है और 19 ऐसे अपराध हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब हमने बात करी थी कम्युनिटी सर्विस की एज पनिशमेंट। पहले जो पनिशमेंट थे आईपीसी में वो था डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास। इसके बाद में 2 तरह का कारावास, साधारण और सश्रम कारावास, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब उनकी जगह एक और भी जोड़ दिया गया है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कम्युनिटी सर्विस। ये सेक्शन 4F बीएनएस में इसको जगह मिली है। और अब जो अपराध हैं उसमें कम्युनिटी सर्विस यानी कि कहीं जो छोटे अपराध हैं, जो पहली बार किसी ने अपराध किया है और पेटी ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस है जिसमें लगभग 2 साल की सज़ा है या कुछ ऐसा है, तो उसमें जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उसको बता देंगे भाई कम्युनिटी की सर्विस करो। तो इस तरह की ये चीज़ें इसमें डाल दी गई। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। जेंडर जो पहले केवल एक विशेष यानी कि औरत के लिए ही थे, आदमी के लिए नहीं थे, अब आदमी और औरत दोनों के लिए वो प्रोविज़न कर दिए हैं। इसको जेंडर न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि कुछ इस तरह के अपराध हो रहे थे जो औरतों के साथ भी थे, महिलाओं के साथ भी थे और पुरुष के साथ भी थे। जैसे बच्चों के साथ कुछ ऑफेंस थे, उनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। प्रोक्योरमेंट थी, लड़की को प्रोक्योर करना गलत काम के लिए, तो उसमें केवल जो है धारा होती थी 366A आईपीसी की। अब उसको बदल के और पुरुष के लिए भी कर दिया क्योंकि जो किशोर होते हैं उनके साथ भी इस तरह के ऑफेंस होते हैं, अपराध होते हैं।
नए ऑफेंस ऐड हुए हैं जिनमें अगर देखें मुख्य रूप से तो जो संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम, आतंकवाद और मर्डर यानी कि किसी की कत्ल करना या उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाना किसी ऐसे ग्राउंड के ऊपर, किसी ऐसे आधार पे जिसको हम आगे और बताएंगे डिटेल में, मॉब लिंचिंग है, उसको स्पेसिफाइड कर दिया है। इसके अलावा एक जो माइनर की डेफिनेशन थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। 16 साल तक माइनर कई अपराधों में माना जाता था, अब उसको बढ़ा के 18 साल से जिस भी लड़की की उम्र कम होगी उसको नाबालिग माना जाएगा। और किसी भी फॉल्स प्रॉमिस दे के, कोई झूठा वादा करके शादी करना, अब ये सब इसमें अब जो है तो अब हम एक एक करके जो मोटे मोटे चेंज हैं उनकी बात करते हैं। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद एक बड़ा मसला है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद की समस्या से लगभग हर देश इस संसार में जूझ रहा है और भारत को तो बहुत सालों से आतंकवाद ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो अब आतंकवाद को बिल्कुल अलग से एक धारा, एक सेक्शन डाला है जिसका है 113 BNS, यानी कि सेक्शन धारा 113 भारतीय न्याय संहिता में इसको डाल के और परिभाषित किया है कि जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, इसको नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए सजाए मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना भी होगा, और दोनों सज़ा और जुर्माना एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये प्रोविज़न किया गया है। और इसमें जो ख़ास बात है वो है कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो है उसको भी जोड़ा गया है। और सेक्शन 111 BNS में ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध जो पहले नहीं था उसको जोड़ के स्पेसिफिक कर दिया गया है। अब इसमें जो आम तौर पे मोटे मोटे अपराध हैं जिसमें संगठित अपराध होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, सुपारी लेके मारना, कई गिरोहों का धंधा है, उठा लेते हैं और फिर उसको सुपारी यानी कि किसी से पैसा लेके उसको मार देते हैं। ज़मीनों पे कब्जा करना, लैंड ग्रैबर, एक ये बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग चलता था, इसको भी इसमें शामिल किया है। फाइनेंशियल स्कैम्स, इसको भी ऑर्गेनाइज क्राइम में जोड़ दिया गया है। और साइबर क्राइम जो नया क्राइम है जो इंटरनेट और आईटी में डेवलपमेंट के बाद आया है उसको भी जोड़ दिया है। इसका एक क्राइम सिंडिकेट होता है, एक हेड होता है और वो उस ऑर्गेनाइज संगठित गैंग को चलाता है। तो ये इसमें जोड़ दिया, जैसे कि दाऊद इब्राहिम था, उसका गैंग चलता था, वो ये सब काम करता था। अब इकोनॉमिक ऑफेंस इसमें स्पेसिफाई कर दिए जो आजकल बड़े चलते हैं, जैसे करेंसी नोट, नकली करेंसी नोट बनाना,
ये संगठित अपराध में। हवाला में एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं जो सही चैनल हैं, कानूनी रूप से सही चैनल है, उनसे पैसा ना आता है ना जाता है। मुझे मान लिया जाए अगर इंग्लैंड में पैसा भेजना है तो मैं यहाँ हिंदुस्तान में कांटेक्ट करूँगा किसी हवाला वाले को, और वो हवाला वाला जो है मुझसे यहाँ पैसे ले लेगा, वहाँ जिसको देना है उसको वो पैसा चला जाएगा। उसके लिए वो कई बार नोट देते हैं, नोट होता है उसका नंबर बता देते हैं, फिर वो नंबर आगे चले जाता है जिससे वो उस अनआइडेंटिफाइड आदमी को पहचान लेता है। तो इस तरह से हवाला का कारोबार बहुत ज़ोर से चलता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा धक्का है। अब इसको ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल कर दिया है। फिर मास मार्केटिंग फ्रॉड होते हैं कि साहब हम आपको ये चीज़ दे देंगे, आपको मकान दे देंगे, आपको ये चीज़ दे देंगे, और बहुत सारे सैकड़ों लोगों के साथ में धोखाधड़ी होती है, पैसा उनका चला जाता है। ये भी इसमें शामिल है। इस तरह की स्कीम, इस तरह का कुछ भी मार्केटिंग फ्रॉड अब इसमें शामिल है। कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो सजाए मौत भी हो सकती है, और जन्म कैद भी हो सकती है, और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ तक, इस हद तक बीएनएस में व्यवस्था की गई है जो पहले नहीं थी। पहले करते थे चीटिंग में, इसमें उसमें सेक्शनों में और में करते थे, कोई स्पेसिफिक सेक्शन इसके लिए नहीं था। एक जो और ऑफेंस अभी भारतीय न्याय संहिता में जुड़ा है वो है मॉब लिंचिंग। इसके लिए स्पेशल सेक्शन धारा है 103(2) बीएनएस की। इसमें कोई मर्डर करे, कोई या फिर गंभीर चोट पहुंचाए, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, और किस आधार पे ग्राउंड है, रेस के हिसाब से कि भाई मेरी रेस, यानी कि मैं जिस रेस से पैदा हूँ वो आपसे सुपीरियर है। कास्ट, मेरी जात इससे ज़्यादा सुपीरियर है, और सारे जात के मिल के किसी एक को पकड़ के और मार दें। लैंग्वेज के आधार पे, या फिर पर्सनल बिलीफ। जब हम पर्सनल बिलीफ कहते हैं तो पर्सनल बिलीफ में धर्म शामिल है। धर्म के आधार पे पकड़ के किसी दूसरे धर्म के आदमी को पूरा एक झुंड लोगों का मार दे तो वो 103 सेक्शन में, 103(2) में बीएनएस में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसमें मौत, सजाए मौत का प्रावधान है। अगर उसको ग्रीवियस हर्ट लगी है, कुछ कम लगी है, तो उसमें उसको आजीवन कारावास का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। एक और सेक्शन इसमें नया जोड़ा गया है जिसको हम गैंग रेप के नाम से जानते हैं, और ये सेक्शन 70, धारा 70 है बीएनएस की, जिसमें गैंग रेप को किया। पहले ये गैंग रेप आईपीसी में नहीं था। अब इसमें किसी भी तरह से कोई भी कोर्ट 20 साल से कम की सज़ा नहीं दे सकता, और अगर वो महिला
18 साल से कम उम्र की है तो फिर आजीवन कारावास भी नहीं, फिर तो सीधी सज़ा उसको मौत की होगी, सजाए मौत दी जाएगी। अगर 18 साल से कम की महिला के साथ में गैंग रेप एक या एक से ज़्यादा लोग करते हैं, उसको गैंग रेप कहते हैं। बड़ा अच्छा किया गया है। और जो फाइन किया जाएगा, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दी या जो भी और सज़ा दी, और उसके साथ फाइन भी कर दिया, जुर्माना भी। यह जुर्माना उसको पीड़िता को जाएगा। ऐसा बहुत सारे इसमें धाराएं हैं जिसमें जुर्माना जो है वो पीड़ित या पीड़िता को जाता है, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता है। और न्याय का अर्थ होता है कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिले और जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको राहत मिले, उसको जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो। एक इसी में रेप में एक और सेक्शन जो इन्होंने जोड़ा है बीएनएस में, वो है सेक्शन 72। सेक्शन 72 कहता है कि जो भी रेप के या सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, कोई भी अधिकारी, प्रेस या कोई और वो उसको सार्वजनिक नहीं करेगा। क्योंकि जो इस तरह के विक्टिम होते हैं वो एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, और इस तरह का अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए, उसको बता दिया जाए, तो उनको बहुत हानि होती है, घर तक छोड़ जाते हैं, बेचारे अपनी ज़िंदगी तक मिटा देते हैं। अब जो धारा 72 है बीएनएस की, वो अगर किसी अधिकारी ने, किसी और ऐसे लोग ने उसको उजागर किया, उसके नाम को और उसकी और कोई पहचान को जिससे वो पहचानी जाए, तो उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी है। तो ये इसमें जोड़ दिया। और रेप का पहले पनिशमेंट 7 साल था। नाबालिग का तो मैंने ऊपर बता दिया, सजाए मौत। वैसे जो रेप है उसका 7 साल था। इस सज़ा को बीएनएस में बढ़ाकर अब 10 साल कर दिए। ये धारा 64 जो है बीएनएस की, वो कहती है 7 से बढ़ के सज़ा, 7 साल बामुशक्कत सज़ा से बढ़ के अब 10 साल कर दी गई, सेक्शन 64 के आधार पे। एक और जो बड़ा भारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, प्रेस में भी, सब जगह भी, लव जिहाद, लव जिहाद। अब लव जिहाद को भी सेक्शन 69 बीएनएस में जोड़ दिया गया है। कोई भी आदमी कुछ धोखा दे के अगर शादी करता है, और इसमें क्या शामिल है, अपनी पहचान छुपाए, बताए साहब मैं इस धर्म का नहीं, दूसरे धर्म का हूँ, और उससे शादी कर ले, उसके साथ शारीरिक संबंध बढ़े, तो वो सेक्शन 69 बीएनएस का अपराधी होगा, उसको सज़ा मिलेगी।
इसी तरह एक और ऑफेंस है फेक न्यूज़। आजकल सोशल नेटवर्किंग और बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडिया हैं। उन मीडियाओं में हम देखते हैं कि लोग टीआरपी लेने के लिए, अपना कुछ पॉपुलर ज़्यादा करने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं और ऐसी मिसलीडिंग गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं कि जिससे लोगों का नुकसान होता है। बहुत तड़क भड़क की दे देंगे कि साहब ये होता कुछ और है। अब अगर ऐसी फेक न्यूज़ कोई फैलाएगा उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है फेक न्यूज़ में। और एक पिछले दिनों हमने देखा कि पहले लोग हड़ताल करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, मुजाहरा करते थे, तोड़ फोड़ करते थे, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे या किसी अन्य प्राइवेट आदमी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, आग लगा देते थे, तोड़ फोड़ करते थे। अब जो डैमेज करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी वो भी ऑफेंस है और उससे जुर्माना भी लिया जाएगा, सज़ा भी की जाएगी। और जुर्माना जो है वो कम से कम उतना होना चाहिए जितनी संपत्ति का उसने नुकसान पहुंचाया है। अब ये बीएनएस का हिस्सा है। जो स्नेचिंग है पहले भी हम करते थे आईपीसी में भी, अब इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया है जो 302 है। पहले जो 302 थी आईपीसी में वो मर्डर की थी, अब 302 जो है बीएनएस में वो स्नेचिंग की है और इसमें उसको 3 साल तक की सज़ा और फाइन भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं, सेक्शंस को अरेंज किया गया है और उसमें जो पहले सेक्शन है वो कम किए गए हैं, सज़ाएं बढ़ाई गई हैं, कुछ को अपराध से बाहर कर दिया गया है, अपराध नहीं रहा। तो जो कोर्ट के डिसीजन थे, जो रिक्वायरमेंट थी, उन सबको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और जो लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं उनके बहुत सारे प्रोविज़न इसमें जोड़ लिए गए। अब जो प्रोविज़न्स जोड़े गए हैं तो अब वो स्पेशल लॉज का क्या करना है ये भी सरकार देखेगी, एक बार नोटिफिकेशन हो जाए, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ को 2 जगह नहीं होना चाहिए। जब बीएनएस में आ गया तो अब ये लोकल एंड स्पेशल लॉज में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो ये भी थोड़ी लंबी हो गई है, कहने को बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल्स हैं और अभी ये सब मिल भी जाएंगी, लोगों को आ जाएगा, इसके बेयर एक्ट भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। पर इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया और आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आगे मैं फिर जो 2 बचे हुए हमारे कानून हैं उनमें से एक एक करके उन दोनों को भी लूँगा और फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन अपने विश्लेषण के साथ देता रहूं। आज इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद,
नमस्कार।